अगर आप इनमें ज्वाइन करने वाले लोगों का मनोबल इस तरीके से तोड़ोगे तो ये कहाँ वो ऐसी संस्थाएं रह जाएंगी जो जिससे पूरी दुनिया थरथराती है। इंडियन आर्मी की पूरी विश्व में तारीफ है, बिल्कुल कोई डाउट। गोरखा बटालियंस की कौन कौन लोग तारीफ करके गए, हर बटालियंस की करके गए, मैं किसी ऐसे नहीं कह रहा हूँ। पूरे देश भर में यूनाइटेड नेशंस में जहां जाए देश सर फख्र से ऊंचा रहता है। भारतीय सेना जहां भी जाती है अपना नाम करके आती है। मैं पूछ रहा हूँ जंग को हौसले से लड़ेगा कौन? अगर मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रही है, जो सिपाही वहां जा रहा है वो ये सोच के लड़ेगा यार मैं लड़ूं और मुझे चोट लग जाए तो मेरे को तो डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलेगी, मेरे प्रमोशन होगा ही नहीं। मेरे पीछे जो है उनकी देखभाल कौन करेगा? मेरे बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप का देखभाल कौन करेगा? इससे अच्छा तो मैं मथुरा दास बन जाता हूँ, मैं छुट्टी लेके भागता हूँ घर पे। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स वालों का अपने बिल्कुल मनोबल तोड़ रखा है, उन्हें आप कोई पेंशन नहीं देते, कोई प्रोराटा पेंशन नहीं है, कोई एनपीएस नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। उनके रिटायर होने के रिलीज होने के बाद आप उन्हें मेडिकल भी नहीं दे रहे हो। गवर्नमेंट को मनी सेव करनी है, कहीं और से सेव कर लो, डिसेबल्ड सोल्जर से मत करो। 1% सबकी सैलरी कम कर लो अगर आपको सरकारी खातों से ही बचाना है। मैं अपनी जान लुटा दूं भले ही, लेकिन अपने देश की, अपनी भारत माँ की, अपनी मिट्टी की सेवा करूं। लेकिन जब उसे पता चल रहा है कि मेरी जब बारी आई, अगर मेरे को इस भारत माँ से चाहिए, मैं इससे कोई व्यापार नहीं कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें ये दो तुम मुझे ये दो, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ रही है, मैंने अपनी जान की बाजी लगाई जब देश को मेरी जरूरत थी। लेकिन अगर उसी जान की बाजी लगाने के दौरान मुझे चोट लग गई तो कम से कम इतना तो दे दो कि मेरा घर परिवार चल सके, मुझे सड़कों पर ना उतरना पड़े, मेरे बीवी को कहीं के बर्तन ना मांजने पड़े। लेकिन उतना भी अगर करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, और ये जब बात सबको पता चलेगी तो किस हौसले से जवान जंग लड़ेगा? जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ हैं मेजर कविश अग्रवाल जी, जो कि प्रोफेशन से एडवोकेट हैं और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और एएफटी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर, आपका हमारे आज इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने 14 लाख व्यूवर्स की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और क्योंकि आप प्रोफेशनली एडवोकेट हैं तो मैं चाहूँगा कि आज मेरे जो जवान हैं उनसे रिलेटेड जो कोर्ट केसेस हैं उस पर हम चर्चा करें। ठीक है साहब। और एक इशू है डिसेबिलिटी पेंशन का। जी। जैसा कि आपके पास बहुत सारे केस आते रहते हैं। जी। पहले डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, उसके बाद में अब सितंबर 23 में इंटाइटलमेंट रूल्स कम जीएमओ ये आया है। इसके आने के बाद डिसेबिलिटी का ब्रॉडबैंडिंग ख़त्म हो गया। डिसेबिलिटी एक तरीके से कहें तो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर देखा गया है कि जो एक एग्जाम्पल देता हूँ, प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए जो 30% डिसेबिलिटी मिलती थी और राउंड ऑफ करके वो 50% हो जाती थी, लेकिन आज उसी प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए 0.5% दिया जाता है और राउंडिंग ऑफ का तो मुद्दा ही खत्म कर दिया है। जी। और जहां पर प्राइमरी हाइपरटेंशन के साथ में जब कोई इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व होता था तो 40 से 100% डिसेबिलिटी होती थी। जी। अब उसको 20% रखा है, तो एक तरीके से खत्म है। जी। आप इसको कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जो नया जीएमओ है और ईआर है ये सरासर गैर कानूनी है, कंप्लीटली इलीगल। इट इज़ आउटरेजियस एक्चुअली। 21 सितंबर 2023 को ऐसी कौन सी घटना घट गई कि जो बंदे को 20 सितंबर तक 30% या 40% डिसेबिलिटी फौज के ही डॉक्टर्स कहते आ रहे हैं, उनको 21 सितंबर के बाद से उनकी वो डिसेबिलिटी हो गई 2%, 3%, 5%। ब्रॉडबैंडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। अब यह है कि आप ब्रॉडबैंडिंग का जो थ्रेशोल्ड है 20%, वो थ्रेशोल्ड कोई पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जी। मुश्किल से 1% लोग, शायद 1%, 2% लोग वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सकते हैं। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखिए, पहले जो भी था ना, जब एक बार कोर्ट्स ने ये डिसीजन दिया कि 20% से 50% तक वाले को राउंड ऑफ करके 50% माना जाएगा, 51 to 75% को 75% मिलेगा, 75 to 100 को 100%। तो उस समय मुद्दा ये नहीं होता था कि परसेंटेज कितनी है, मुद्दा ये होता था कि वो एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड है या नहीं है। जी। तो फौज का कहना होता था कि केस नाना है, नीदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रेवेटेड।
और वो बंदा कोर्ट में जाके एएफटी में जाके लड़के ये ले आता था कि ये एट्रीब्यूटेबल है या एग्रेवेटेड है। जी। तो अब इन्होंने ये सोचा कि भाई वो एट्रीब्यूटेबिलिटी ले रहे हैं या एग्रेवेशन ले रहे हैं, कोर्ट जा करके जी। हम उसमें नहीं जीत पा रहे तो हम इनकी परसेंटेज ही कम कर दें। तो अब जैसे आपने बताया प्राइमरी हाइपरटेंशन का 30% से 5% कर दिया। मान लीजिए उसके साथ किसी को और कोई ऐसी बीमारी है जिसका 20% अलग से है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायराइडिज्म है, या ACL टीयर है, या PIVD है, तो जिसका मान लीजिए 30 + 20 मिला के 44% बनता है जी। 30%, फिर 70% में से 20% मतलब 14, तो 30 + 14 44%। अब ऐसे व्यक्ति को मान लीजिए 2% + 3% मिल रहा है, 5%, तो जब तक उसका 20% नहीं हुआ उसके लिए वो 0 के ही बराबर है। बिल्कुल, वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ जी, तो इन्होंने ये किया है कि उसकी परसेंटेज इन्होंने इतनी कम कर दी कि अगर वो एट्रीब्यूटेबल भी है, एग्रेवेटेड भी है, तब भी वो उसका इफेक्ट कुछ नहीं है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उसको मिलने वाला नहीं पाएगा। हाँ, सो दिस इज ऑब्वियसली इलीगल। इसमें राइट टू इक्वालिटी भी वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहे हैं। हम इसके बारे में बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन 15 दिन शायद हमें लगेंगे, आज जिस तारीख में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये इतना कंप्लीटली इलीगल है। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, मैं इसका एग्जांपल कई बार देता हूं कि जो सेम टाइम पे कमीशन हुए, मान लीजिए मैं और मेरा कोर्समेट, हम दोनों को सेम टाइम पे मान लीजिए 2015 में कोई बीमारी पाई गई, 2015 से लेकर 23 तक संस्था हम दोनों को बता रही है कि आपका 30% डिसेबिलिटी है जी। मान लीजिए वो जो दूसरे ऑफिसर हैं उन्होंने अगस्त 23 में रिटायरमेंट ले लिया, तो वो तो अपना 30% का राउंड ऑफ होकर 50% पेंशन लेके वो तो निकल गए। जी। मैंने भी PMR प्रीमेच्योर रिलीज के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, मेरी एप्लीकेशन को सरकार ने नामंजूर कर दिया। जी। उन्होंने कहा कि नहीं आप 4 साल और नौकरी करो। अब मैं 27 तक सर्व कर रहा हूँ, बीच में नया GMO और ER आ गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे को 0% मिलेगा। राइट टू इक्वालिटी, जो दो बंदे बराबर के हैं उनका कैसे आप एक को दे सकते हो एक को नहीं दे सकते हो। मोर ओवर ये इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जिस दिन मुझे वो बीमारी हुई उस दिन जो रूल्स लागू थे वो करो ना मेरे पे लागू। अगर 2015 में बीमारी हुई तो उस टाइम पे जो GMO और ER 2008 लागू था, जो भी लागू था उसके हिसाब से हम असेस करिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2023 के हिसाब से हम आपको असेस करेंगे? तो ये टोटली गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। इट हैज टू बी डन प्रोस्पेक्टिवली। 21 सितंबर 2023 के बाद से जिसको जो बीमारी हो या चोट लगे या डेथ हो उसके लिए आप मत दो। आपको पैसा ही बचाना है अगर सरकार को, आप मत दो डिसेबिलिटी पेंशन। कोई ज्वाइन नहीं करेगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो अलग बात है। यानी ये तब से करना चाहिए था जब से ये रूलिंग आए, विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2023। देखिए, हाँ जी बिल्कुल सही। मैं आपको बात बताता हूँ, जलियांवाला बाग सबने सुना है? वो किस लिए हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने कानून घोषित किया कि अगर आज के बाद से कहीं पे भी 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ मिलेंगे तो हम उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं कि आज से जो 1 साल पहले भी जो 5 लोग थे हम उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। करेक्ट। मान लीजिए कल कोई, अब मान लीजिए इस हॉल में हम 8 लोग बैठे हैं फॉर एग्जांपल। अब 2 साल बाद एक कानून आ जाए कि 8 लोग की अगर 5 से ज्यादा लोग कहीं पे बैठेंगे तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो उस दिन के आगे से जो 5 लोग मिलेंगे उनके खिलाफ आप एक्शन लो, हम सब या हम सबको भी जेल में डाल देंगे कि भाई इस दिन आप 8 लोग क्यों मिले थे। जिस दिन उस इंसान को चोट लगी, जिस दिन आर्मी के ही, एयरफोर्स, नेवी के डॉक्टर्स ने उसे बताया कि आपकी 20, 30, 40% डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी की वजह से आपने कहा कि मेजर एक्स आप डिसेबल्ड हैं, उसकी वजह से मेजर एक्स का प्रमोशन नहीं हो रहा है जी। उसकी वजह से मेजर एक्स को फील्ड पोस्टिंग्स नहीं मिल रही हैं, उसकी वजह से उनको कमांड टेन्योर नहीं मिल रहा है, अच्छी ड्यूरेशन, अच्छी प्राइम जो पोस्टिंग्स डेजिग्नेशंस होती हैं वो नहीं मिल रही हैं, अलाउंसेस का लॉस होते आ रहा है। अब आप बता रहे हो कि नहीं आप तो डिसेबल्ड ही नहीं थे, तो भाई आप 8 साल 10 साल से क्यों बता रहे थे कि मेजर एक्स आप डिसेबल्ड हैं? ये क्या मजाक है? मतलब क्या मजाक है? आपके खुद ही के डॉक्टर बता रहे हैं जी। वही सेम डॉक्टर बता रहा है, मतलब 20 सितंबर तक वो बताएगा डॉक्टर कि आप 30% डिसेबल्ड हैं। 22 सितंबर को ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घूम गई कि वो 1 दिन में 2 दिन में वो उसका 30% से 2% पे आ गया? क्या हमारे शरीरों में कुछ ऐसा चेंज हो गया? जी। मतलब दिस इज सो आउटरेजियसली इलीगल, सोच के हंसी आती है। अच्छा, एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपने वेबसाइट पे छापा था, उन्होंने बाद में उसे डिलीट कर दिया, विच इज ऑल्सो इलीगल। उन्होंने ये छापा था, मतलब इतनी वाहियात बेहुदी बात है कि अगर किसी का RMB मान लीजिए स्टार्ट हो गया 16 सितंबर 15 सितंबर को रिलीज मेडिकल बोर्ड, और वो चल रहा है 10 दिन 12 दिन तक चलते हैं, इतने 10 12 दिन 20 दिन। अगर किसी का स्टार्ट हो गया 16 सितंबर को और वो चल रहा है 26 सितंबर तक, तो क्योंकि बीच में 21 सितंबर की गॉड गिवन डेट आ गई, तो 21 सितंबर के बाद से आपको हम 30% नहीं देंगे अगर आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन है, आपको 2% देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और बंदा, 2 बंदे का एक साथ, एक बंदे का वो 20 में हो गया, 20
20 सितंबर को उसका आरएमपी खत्म हो गया तो उसको तो मिल जाएगी 30%। जी। और जिसका 26 तारीख को खत्म हो उसको मिलेगा 2%। तो उसे कुछ नहीं, 2% वाले को कुछ नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। हालांकि ये बात अलग है कि ये लोग ऐसा हो रहा है, मेरे पास कई ऑफिसर्स के फोन आते हैं, जवानों के फोन आते हैं, वो ही बता रहे हैं जिनका जुलाई और मतलब ऑफिशियली तो जो जिसको 20 सितंबर को 30% मिल गया उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिल जानी चाहिए जी। लेकिन ये लोग उन्हें भी नहीं दे रहे हैं। जो जुलाई, अगस्त, जून के जिनके आरएमपी हो रखे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट सब पेंड अप कर रखे हैं, सबके लटका रखे हैं। उनका जब उनको भी नहीं क्लियर कर रहे हैं। उनके इनिशियल एडजुडिकेशन दे नहीं रहे 8-10 महीने तक। जब उनका इनिशियल एडजुडिकेशन आता है फिर वो लोग फर्स्ट अपील, सेकंड अपील फाइल कर रहे हैं, इसी में 2-3 साल जिससे बंदे के वेस्ट हो जाए। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली भी देखें तो जो बंदा 20 सितंबर तक जो 20% के ऊपर लेके निकल गया उसे मिल जाएगी डिसेबिलिटी पेंशन। और जो 23 सितंबर के बाद आएगा उसे मिलेगी 21 सितंबर। हाँ। मजाक है, मतलब बिल्कुल ही मजाक है। मतलब अगर मान लीजिए हम दोनों सेम डेट पे गए, मेरा जो डॉक्टर जो मुझे असेस कर रहा है वो छुट्टी चला गया, इसमें मेरी क्या गलती है? आपका डॉक्टर नहीं गया, आपके डॉक्टर ने आपका आरएमपी 20 सितंबर तक हो गया दिया, हाँ जी, आपको मिल गई 30%, मुझे मिली 2%। चलिए सर, इसमें एक मुद्दा और भी है कि अगर जिनको 20% मिल रही है जी, वहां पर भी कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट असेसमेंट कर रिलीफ हाँ जी, के नाम से एक अच्छा नया टर्म्स दे दिया। हाँ जी। ये क्या अब सेना को रिलीफ मिलेंगे? इस तरह के सेना के साथ ऐसा मजाक किया जाएगा क्या? ये देखिए, ये सब ना मैं मानता हूँ ये सिर्फ पैसा बचाने की कार्रवाई है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि देखिए अगर सरकार को फंड्स की कमी है, मैं नहीं मानता इंडिया में कोई कमी है, बाय द वे $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। खैर आप कहेंगे कि 140 करोड़ की आबादी है तो पर कैपिटा कम हो गया, कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कम, मैं इसमें विवाद कर ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको पैसा बचाना है ना, कहीं और से बचा लो। गवर्नमेंट को मनी सेव करनी है, कहीं और से सेव कर लो, डिसेबल्ड सोल्जर से मत करो। 1% सबकी सैलरी कम कर लो अगर आपको सरकारी खातों से ही बचाना है। मैं अल्टीमेटली ये बोल रहा हूँ कि ये लोग हमेशा फौज से क्यों कटौती होती है, क्योंकि फौज के पास ना कोई लेबर एसोसिएशन नहीं होती, या कोई यूनियन नहीं होती, या कोई सोसाइटियाँ नहीं होती हैं। देश में जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं ना सर, IAS ऑफिसर्स हैं, IRS ऑफिसर्स हैं, IPS, पुलिस वाले, जजेस, बड़े वकील, इनकी भी एसोसिएशन होती हैं जो अपने आप में ही इतना पावरफुल है ना, वो आपस में सब संगठन करके वो और बहुत पावरफुल बन जाते हैं जी। तो उनको जो लगता है कि हमारे खिलाफ जाति हो रही है, हमारे खिलाफ अन्याय हो रहे हैं, हमारे खिलाफ गलत हो रहे हैं, वो उसके मुद्दे एक साथ एकजुट होकर उठा सकते हैं। वो लोग पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, वो अपने रजिस्टर्ड एसोसिएशन के लेटर हेड पे कुछ किसी को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी को भी लिख सकते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते। 2 व्यक्ति भी अगर मिलकर एक चिट्ठी लिख दें किसी को तो वो म्यूटिनी में आ जाता है जी। धारा 37 आर्मी एक्ट के हिसाब से वो पनिशेबल है, ठीक है। 2 व्यक्ति मिलकर किसी को चिट्ठी नहीं लिख सकते। आधे लोग तो इस डाउट में घूमते रहते हैं कि क्या हम कोर्ट में केस डाल सकते हैं नौकरी करते हुए। मैं कहता हूँ यस, आप बिल्कुल डाल सकते हैं अगर आपके कोई अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, वो तो कोई म्यूटिनी नहीं है। आप ये, हाँ जी, 2 सिपाही, 2 हवलदार, 2 JCO, 2 ऑफिसर मिलके अपने CO को ऐसा चिट्ठी नहीं लिख सकते। दोनों को सेम कष्ट है, अलग अलग लिख दें, कॉपी पेस्ट मार लें एक दूसरे का, लेकिन एक साथ नहीं, एक साथ एक कागज पे 2 व्यक्तियों को साइन नहीं आ सकता। कार्बन पेपर लगा के कर लो, एक पे एक साइन कर दे, दूसरे पे दूसरा साइन कर दे, लेकिन एक कागज पे 2 बंदे साइन नहीं कर सकते, वो म्यूटिनी हो जाएगी। और ऐसे हमारी कोई एसोसिएशन नहीं हो सकती। तो इसलिए जो रूल मेकिंग बॉडीज हैं उनको जो मर्जी किया, फौज के खिलाफ रूल बना दिया। लेकिन सर हमारे पूर्व सैनिक जो हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी तो एसोसिएशन है, तो वो कुछ मतलब उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट तो इतना रहा नहीं ना, लेकिन वो अपने आने वाले जनरेशन के लिए, वो भी तो आप ही के बच्चे हैं जो रिटायर्ड हैं, उनसे पहले उनके कलीग भी करते नहीं है ना, भी आएंगे। करते नहीं है साहब। ये जो पूर्व सैनिक होते हैं वो इतना स्ट्रांगली आते नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो पूर्व सैनिक हो जाते हैं, हमारे साथ कई आर्मी ऑफिसर्स, नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं, रिलीज हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के बारे में। ये लोग 34, 35, 36 साल, 38 साल की उम्र के हैं। अब ये लोग क्या अपना दूसरी कुछ अपना एम्प्लॉयमेंट के बंदोबस्त करें या इन्हीं की लड़ाई झगड़े में लगे रहें? नहीं, और भी हैं जो फुल टाइम जॉब करके आए हुए हैं और अब उनके पास कोई आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है सेकंड इनिंग का, तो अब वो कम से कम एक संस्था बनाएं और उसके बाद इस करना चाहिए, कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या बचा। मुझे लग रहा है कि उनको भी कहीं किसी को कोई गवर्नर बनना है, किसी को बिल्कुल पद लेना है, किसी को किसी पार्टी में जुड़ना है। ये इसलिए नहीं, जो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स रिटायर होते हैं उनके जब लास्ट के 3-4 साल आ जाते हैं, जब उन्हें पता है कि देखो मैं बन गया हूं जनरल, मैं बिल्कुल जेनरिक बात बोल रहा हूं, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैं बन गया मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल का मेरा चांस खत्म हो गया है, तो मैं अब तैयारी करूं कहीं के गवर्नर की जी, मैं तैयारी करूं कहीं की राजगद्दी की, तो मैं क्यों किसी से भिड़ूं? मेरे को तो अपना डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगी, बाकी दुनिया जाए भाड़ में।
इनको जिसको मिल रहा है, जो बाहर जा चुके हैं लोग, उन्हें देखना चाहिए ना कि हमारी अगली नस्लें ही आ रही हैं। जी, ठीक है, हमारे ही बच्चे हैं, या इंडियन आर्मी है, या देश की सुरक्षा का सवाल है जी। एक्चुअली अगर फौजी का मनोबल कमजोर होगा तो कौन देश की सुरक्षा करेगा? बिल्कुल। जितनी भी हमारी 10 लाख से ज्यादा की फौज है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता है लेकिन नहीं बोलता हूँ, कोई बात नहीं। तो जो हमारी फौज है, ज्यादातर लोग हैं उसमें 90-95% हैं जवान। आपने जवानों का मनोबल तोड़ा अग्निवीर स्कीम ला करके, ठीक है, उनको बहुत बुरा लग रहा है। बचे कुछ जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स में से आधे शायद 30-40%, 20% ऑफिसर्स होंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स वालों का आपने बिल्कुल मनोबल तोड़ रखा है। उन्हें आप कोई पेंशन नहीं देते, कोई प्रोराटा पेंशन नहीं है, कोई एनपीएस नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। उनके रिटायर होने के, रिलीज होने के बाद आप उन्हें मेडिकल भी नहीं दे रहे हो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को, उनका मनोबल आपने तोड़ रखा है। उन्हें आप इंटर आर्म्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं लेने देते हो। डिसेबिलिटी पेंशन आपने सबकी खत्म कर दी। मैं पूछ रहा हूँ, जंग को हौसले से लड़ेगा कौन? अगर मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रही है, जो सिपाही वहां जा रहा है वो ये सोच के लड़ेगा, यार मैं लड़ूं और मुझे चोट लग जाए तो मेरे को तो डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलेगी, मेरे पीछे प्रमोशन होगा ही नहीं। मेरे पीछे जो है उनकी देखभाल कौन हाँ, करेगा? मेरे बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप का देखभाल कौन करेगा? इससे अच्छा तो मैं मथुरा दास बन जाता हूँ, मैं छुट्टी लेके भागता हूँ घर पे, भाड़ में जाए देश, अपने आप लड़ते रहे बाबू लोग। इनको अगर डिसेबिलिटी पेंशन से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं क्यों जाके लड़ाई लड़ूं यार? मैं तो अपना साइड में बैठ के अपना लेट मी एंजॉय। मतलब मेरी बिल्कुल दरख्वास्त है, मैंने अपनी लास्ट दिन तक नौकरी बड़ी ईमानदारी से करी, लेकिन ऐसा किसी के मन में विचार क्यों नहीं आएगा? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग अपनी नौकरी को बहुत ईमानदारी से करें, लेकिन किसी के मन में क्यों नहीं आएगा? वो ये सोचेगा कि सिविलियन को अगर इंजरी हो जाए उससे तो डिसेबिलिटी पेंशन आराम से मिल जाएगी, उनके यहाँ तो रूल्स इतने सख्त नहीं है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर ये सोचे कि जो मैं जैसी ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है वो स्कूल में टीचर है, सरकारी टीचर, उसे तो एनपीएस मिल रहा है, उसे तो महीने में से 15-20 हज़ार रुपए ज्यादा मिल रहा है, मुझे क्यों कम मिल रहा है? मैं तो उसे डबल ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं तो बॉर्डर पे भी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं तो अपने बीवी बच्चों को भी छोड़कर ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर भी सैलरी उससे ज्यादा मिल रही है। कौन ईमानदारी से? ये देश में जुनून होता है डिफेंस के। मेरे पास बहुत डिफेंस एस्पिरेंट्स के फोन आते हैं, उनके दिल और दिमाग में जुनून है, जोश है कि हम देश के फौजी बने, हम देश की सेवा करें। यूनिफॉर्म का इतना चार्म होता है, इतनी बढ़िया संस्थाएं हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। मैं कहता हूं ये भारत की सारी संस्थाओं से बहुत ऊंची हैं, बहुत बढ़िया हैं, अपने काम में बहुत इफेक्टिव हैं बाकी सारी सरकारी संस्थाओं से। लेकिन अगर आप इनमें ज्वाइन करने वाले लोगों का मनोबल इस तरीके से तोड़ोगे तो ये कहां वो ऐसी संस्थाएं रह जाएंगी जो जिससे पूरी दुनिया थरथराती है। इंडियन आर्मी की पूरी विश्व में तारीफ है, बिल्कुल, कोई डाउट गोरखा बटालियंस की कौन कौन लोग तारीफ करके गए, हर बटालियन की करके गए, मैं किसी ऐसे नहीं कह रहा हूं, पूरे देश भर में, यूनाइटेड नेशंस में जहां जाए देश सर फख्र से ऊंचा रहता है। भारतीय सेना जहां भी जाती है अपना नाम करके आती है, जहां जाए, क्योंकि वो एक अपने आप को सैक्रिफाइस करने का एक जुनून है कि मैं अपनी जान लुटा दूं भले ही, लेकिन अपने देश की, अपनी भारत माँ की, अपनी मिट्टी की सेवा करूं। लेकिन जब उसे पता चल रहा है कि मेरी जब बारी आई, अगर मेरे को इस भारत माँ से चाहिए, मैं इससे कोई व्यापार नहीं कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें ये दो तुम मुझे ये दो, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ रही है, मैंने अपनी जान की बाजी लगाई जब देश को मेरी जरूरत थी, लेकिन अगर उसी जान की बाजी लगाने के दौरान मुझे चोट लग गई तो कम से कम इतना तो दे दो कि मेरा घर परिवार चल सके, मुझे सड़कों पर ना उतरना पड़े, मेरे बीवी को कहीं के बर्तन ना मांजने पड़े। लेकिन उतना भी अगर करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, और ये जब बात सबको पता चलेगी तो किस हौसले से जवान जंग लड़ेगा? पिछले 2 साल के अंदर ये जो रूलिंग आया है, एक तो ये इंटाइटलमेंट जीएमओ 2023 जी सर, दूसरा अग्निवीर का इम्प्लीमेंटेशन जी, इन दोनों ने सेना के अंदर जो रेगुलर सोल्जर हैं उनका भी मनोबल गिराया है, और जो अग्निवीर हैं उनका तो कहना ही क्या है। बिल्कुल, वो तो कह देते हैं, यहाँ तक सुनने में आया है कि हम तो झाड़ी के मजदूर हैं, 8 घंटा काम करेंगे, जो करना है करो। अगर इंटरनली बात की जाए तो कोई ऑन कैमरा या कहीं कहने के लिए तैयार नहीं है, ऑब्वियसली नॉट। गेस्ट की तरह पाला जा रहा है अग्निवीर को। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक है। हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं किस तरीके से अपना टाइम निकालूं और इनके खिलाफ कुछ ना हो। हाँ तो यही सोचेंगे ना, अगर मान लीजिए देश ने आपको एकदम ही पराया कर दिया है, ठीक है, तो बिल्कुल यही सोचेंगे, इसमें क्या गलत है? अब एक माँ बाप क्या सोचेगा बताइए, जिसका 18-20 साल का लड़का सेना में जाके अग्निवीर में शहीद हो जाए, उसके माँ बाप को ना तो पेंशन मिलेगी, ना उसको शहीद का दर्जा है, तो वो बच्चा क्यों अपनी जान देगा? अगर वो डिसेबल्ड हो गया, अपंग हो गया, उसको बाद में कोई जॉब भी नहीं मिलेगा, उसको डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं है जी। ये कैसा सोल्जर है? ये कैसा बदलाव है?
ये बदलाव है सिर्फ पैसे का, पैसा बचाना है। मैं कह रहा हूँ ये पैसा आप मंत्रियों से बचा लो एक बार, उनसे आप 1 रुपए का उनका एंटाइटलमेंट छीन के देखो, तब पता चलेगा। वो तो बाबुओं से बचा के देखो, वो तो सरकार गिरा देंगे। यही क्योंकि जो भारतीय सैनिक जिसके हाथ में शस्त्र है वो सबसे निर्बल क्यों पाया जाता है? क्योंकि मतलब हम लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, हम कोई आवाज़ नहीं उठाते। हमारे अगर रिटायर्ड सोल्जर्स भी हैं उनको पुलिस लाठियां मार मार के भगाती है, और किसी को इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इतना शेम नहीं है कि वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे प्रॉपरली। रोज़ घटनाएं आती हैं कि किसी फौजी को पुलिस वालों ने पकड़ के साथ बदसलूकी करी। जी। क्यों नहीं इंडियन आर्मी एक प्रॉपरली स्टैंड लेती है? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के सामने जाकर प्रोटेस्ट करते हैं? बोला कि नहीं हम ही अपना वी विल, ठीक है हम बॉर्डर गार्ड करेंगे, हम कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज का जवाब चाहिए सेंटर से ऑफिशियली। जी। व्हाट इज योर आंसर टू दिस मिसबिहेवियर अगेंस्ट सोल्जर्स? बहुत सारी घटनाएं हुई विगत में, अभी देखो। क्योंकि अब जो बात आपने कही, क्योंकि किसी को गवर्नर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, ठीक है मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, मैं मतलब मेरे को बहुत बातें पता भी हैं, फिर भी मैं नहीं बोलूँगा इतना ज़्यादा। लेकिन ये इसलिए क्योंकि मतलब कोई वोट नहीं है प्रॉपरली, ज़्यादातर फौजी लोग वोट नहीं करते हैं। हम कश्मीर में थे तो मैं वोट डालने, ना तो मैं गाजियाबाद गया अपने घर पे, ना मैंने कश्मीर में वोट डाल पाया। मैं तो कश्मीर में अपने उस कैंपस से 2 दिन भी बाहर नहीं निकल पाया 2 साल में। वोट तो क्या डालने जाऊँगा? ना वोट के दिन की छुट्टी मिलती है सिविलियंस को, वो भी छुट्टियाँ मिल जाती हैं, वो वोट डालने जाते हैं, हम लोग वोट नहीं डालते हैं। तो सरकार का तो इंटरेस्ट वोट में है। यानी कि ये फौजी किसी का वोट बैंक नहीं है, बिल्कुल वोट बैंक नहीं है, इसीलिए इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा, कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो साथियों, मेजर कविश अग्रवाल जी ने कितने बेबाकी से अपने विचार रखे। क्यों? क्योंकि आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आए दिन हाई कोर्ट में, AFT में इस तरीके के केसेस देखते रहते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि देश की सेना के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस पर जरूर विचार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर। आज। फिर मिलेंगे कभी किसी मौके पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।